से हटने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के लिए मोहम्मद यूनुस पेरिस से विरोधग्रस्त बांग्लादेश लौट आए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने शपथ से पहले बांग्लादेश के लिए संकल्प लिया है, ऐसी सरकार देने का संकल्प लिया है जो नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन देगी। और बता दें कि मोहम्मद यूनुस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए थे और दुबई से होते हुए वो बांग्लादेश लौटे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान, वरिष्ठ अधिकारी और छात्र नेताओं व अन्य लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यूनुस ने हसीना के खिलाफ विरोध आंदोलन को सफल बनाने वाले युवाओं का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें दूसरी बार आजादी मिली है और हमें इस आजादी की रक्षा करनी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश अब आपके हाथ में है, अब आपको इसे अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसका पुनर्निर्माण करना है। आपको देश के निर्माण के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना होगा। आपने देश के लिए स्वतंत्रता अर्जित की है। तो ये तमाम बातें मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई हैं। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन जो है होने जा रहा है और बताया जा रहा है इसके लिए भारत को भी न्योता भेजा गया है। और ऐसे में देखिए, अब जब ये बागडोर अंतरिम सरकार के हाथ में जाएगी, यानी कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में जाएगी, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अब बांग्लादेश में किस तरीके का शासन प्रशासन चलता है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूनुस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमें दूसरी बार स्वतंत्रता मिली है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बीएसएफ ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 1500 बांग्लादेशियों को भी रोका है। देखिए, क्योंकि बॉर्डर इलाके, देखिए हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं और ऐसे में लगातार वहां से बांग्लादेशियों के घुसने का जो है कोशिश भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 1500 बांग्लादेशियों को रोका गया है बॉर्डर पर और अब चेकिंग अभियान और तेज हो गया है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसके सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन आशा शिंदे अलगप्पा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। मेजर जनरल एसके सिंह जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। आज बताया जा रहा है कि आज अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के हाथ में जो है पूरे देश की बागडोर आ जाएगी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मोहम्मद यूनुस एक तो पहली बात इस पर्सनालिटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि नोबेल प्राइज विजेता हैं और साथ में इकोनॉमिक्स भी हैं। इनके काफी जो इन्होंने सुझाव दिए थे पिछली गवर्नमेंट और जो आज से 7-8 साल 10 साल पहले उस पर अमल किया गया था, तो इकोनॉमी इनकी इम्प्रूव हुई थी। लेकिन ये बेसिकली है एंटी एंटी इंडिया इनके इनके सेंटिमेंट्स हैं। और दूसरी पार्टियां आप देखें जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में अभी तो खैर ये हेड करेंगे, आर्मी आर्मी भी जो बिहाइंड द सीन पूरी काम करेगी, तो ये कितना इफेक्टिव होगा इनका अपना स्वतंत्र रूप से इनको अपनी सरकार चलाना। तो एक आर्मी का कंट्रोल एंड सेकेंडली ये गवर्नमेंट जो भी होगी होगी तो अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और तो जो भी बातचीत अगर किसी से करनी है भारत या बांग्लादेश के बीच में, वो अभी इस स्टेज पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये चुनिंदा सरकार नहीं है। इसके बाद ही जब इलेक्शन होंगे, विद इन 3 मंथ्स बोले जा रहे हैं, तो उसके बाद जब इलेक्शन होकर आएंगे तब देखी जाएगी। साथ में देखिए, इलेक्शन भी अगर होंगे, इतना प्रेशर है जो अवामी लीग की पार्टी है जिनको कि शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा, तो वो पार्टी को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है एक तरीके से। तो डेमोक्रेसी तो वहां पर रहेगी नहीं एक तरीके से, जो मेरा जो विचार है। तो ये एक बहुत कठिन ये परिस्थिति है भारत की संबंध को लेकर बांग्लादेश के लिए हाल फिलहाल में। हो सकता है कि जब इलेक्शन होकर नई सरकार आए तो उनके साथ क्या रूप लेगा वो अलग चीज हो। ठीक है, चलिए कैप्टन आशा शिंदे जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए अंतरिम सरकार का गठन जो है वहां पर होने जा रहा है, शपथ लेने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन भारत को भी न्योता भेजा गया है। इससे किस तरीके से देखें कि भारत को न्योता भेजा गया, खासकर तब जब वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में भारत को न्योता भेजना किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? एक्चुअली बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन अभी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हमको
थोड़े से बड़े दायरे से ये भी सोचना चाहिए कि पड़ोसी देश होना और सार्क का हिस्सा होना, जिसके अंदर भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है, और इंटरनेशनल पीस के लिए जितने जल्दी हो सके हमारी सबकी विचारधाराएं एक साथ मिलनी चाहिए, इसीलिए भारत को इसमें जाना चाहिए। माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर अंदर जो अत्याचार हुआ है उसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। आज हम भारत में बैठ करके ये नहीं बोल सकते कि हिंदुओं को मत तंग करो तब हम आएंगे, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। ऑन इंटरनेशनल सिनेरियो हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके पीसफुली वहां पे इंटरिम सरकार बन जाए और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन की संभावना हो और इलेक्शन होकर के परमानेंट सरकार भी बन जाए। तभी ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट किसी भी देश के अंदर आसानी से हो सकता है, इसीलिए बहुत अहम मुद्दा है। चलिए ठीक है। किरोड़ी सिंह जी, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, तो ऐसे में अगर अब रिश्तों की बात कर ली जाए सर, क्योंकि देखिए अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन रिश्तों को किस तरीके से देख रहे हैं आप कि अब क्या जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे शेख हसीना के साथ जो रिश्ते थे, क्या वही रिश्ते हमें अब यूनुस के साथ जो अब बागडोर संभाले जा रहे हैं उनके साथ भी इसी तरीके के रिश्ते देखने को मिलेंगे, या बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है अब इन स्थितियों के बाद से? देखिए, आपके सवाल में दो सवाल हैं। एक तो भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेके और दूसरा यूनुस का आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात यह है कि भारत और बांग्लादेश का बहुत लंबा बॉर्डर ही नहीं है, भौगोलिक तरीके से इस नजदीक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश भारत की अर्थव्यवस्था, भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत और बांग्लादेश की संस्कृति, वो तीनों चीजें भी एक दूसरे से इतनी मिली हुई हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। तो बांग्लादेश में कोई भी सरकार हो, भारत से रिश्ता खराब करना नहीं चाहेगी। जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होते हैं, चुनाव के समय कोई नारा कुछ भी दे सकता है, किसी की भी सरकार हो। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते प्रगाढ़ बना के चलने पड़ेंगे। भारत भी चाहेगा कि बांग्लादेश को एंगेज करके चलें और बांग्लादेश भी चाहेगा कि भारत से अच्छे रिश्ते रखें। तो बांग्लादेश का हित, लेकिन अच्छे रिश्ते कैसे रहेंगे जब इस तरीके से? दूसरा सवाल आपका जो आपने महमूद यूनुस के लेके कहा है, हाँ। देखिए, यूनुस पे पिछली सरकार ने भी उनको टारगेट किया, उन पे केस बनाया, उनको कन्विक्ट भी किया गया और वो बेल पे थे अभी, और अभी आके अब कोर्ट ने कल उसके केस को विड्रॉ किया, उनको एक्विट किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन पे केस नहीं थे, तो पिछली सरकार भी यूनुस के अगेंस्ट में थी। लेकिन जैसा जनरल साहब ने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट बन रही है वो गवर्नमेंट की एक तरह की अंतरिम गवर्नमेंट है, जिसका बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति बांग्लादेश में कभी आएगी, इसलिए संविधान में प्रोविजन नहीं है। और अब जो अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेगी, पॉलिसी डिसीजन लेगी। हाँ। इसकी प्रायोरिटी ये होगी कि 3 दिन से जो अराजकता का माहौल है उसको नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि 3 दिन तक कोई भी निर्णय मिलिट्री भी, पुलिस भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी, कोई जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं था कि अगर नियंत्रण करें और हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो 3 दिन लगभग अनार्की रही, लेकिन अब वो अनार्की को दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो पिछली सरकार ने अत्याचार किए, आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई, उनकी जांच के लिए कमीशन बना सकती है। इसके बाद जो चुनाव होगा, एक निर्वाचित सरकार आएगी, वो ही कोई निर्णय लेगी और तभी कहा जाएगा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे। इस सरकार को लेके भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा जैसे चल रहे हैं, क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत है, जॉइंट वेंचर बहुत हैं। अडानी की जो पावर कंपनी है वो पावर परचेज एग्रीमेंट है बहुत बड़ा। अंबानी का जॉइंट वेंचर है पावर प्रोडक्शन के लिए। बांग्लादेश का पोर्ट अभी भारत ने मैनेजमेंट के लिए लिया है। भारत के थ्रू बांग्लादेश भूटान और नेपाल से कनेक्ट होता है। वाटर रिसोर्सेज को लेके एग्रीमेंट हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसको ये अंतरिम गवर्नमेंट कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होगी। जी ठीक है
सर वहीं मैं एक सवाल और पूछ रही थी, आपने जिस तरीके से कहा कि आज के समय पर भारत से कोई भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत वो इंपॉर्टेंस रखता है उन सभी देशों के लिए। लेकिन सर संबंध तो खराब, चलिए खराब करना चाहता है नहीं करना चाहता ये दूसरी बात है, लेकिन भारत के मन में तो कहीं ना कहीं है ना कि हमारे जो नागरिक हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ऐसे में संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं सर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मीडिया में बहुत ज्यादा ये सवाल उछल रहा है। दो हैं, एक तो भारत के नागरिक हैं, दूसरा हिंदू हैं जिनका धार्मिक संबंध है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हम मिला के नहीं चल सकते। भारत के नागरिक हैं, उनको भारत सरकार ने कह दिया है कि भारत के जो वहाँ हाई कमीशन है उनके टच में रहो, और बहुत से लगभग आधे के करीब आ गए हैं। 19,000 के करीब थे, 9,000 के करीब भारत आ गए हैं, उसमें स्टूडेंट वगैरह सभी थे। धर्म का जहां तक सवाल है, देखिए जितना हिंदुओं की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उससे ज्यादा आवामी लीग के लोग मरे हैं और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उनको ज्यादा डैमेज हुआ है। और हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में यह स्वीकार किया है, एक्नॉलेज किया है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट लीडर्स गार्ड कर रहे हैं भारतीयों का जो धार्मिक स्थान है और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उनको कोई नुकसान न हो। हाँ। तो ये तो बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीएनपी और जमाते इस्लामी हैं, उन्होंने पहले कैंपेन भी चलाया था कि इंडिया आउट का कैंपेन है, लेकिन वो एक विरोधी दल के रूप में था। इस तरह का कैंपेन का कोई असर अब आगे नहीं होगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के ही चल सकते हैं। ये मालदीव एक्सपीरियंस कर चुका है। इस मालदीव में प्रेसिडेंट ने आंदोलन, ये कैंपेन चलाया था कि इंडिया आउट, आज वो इंडिया वेलकम की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसको हम हिंदू मुस्लिम या धर्म के नजरिए से नहीं देखें। एक अनार्की की स्थिति थी, उसमें नुकसान हुआ, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। हाँ। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है। तो इसीलिए भारत की जो सरकार की नीति है, भारत का विदेश मंत्रालय पूरी वॉच रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस इश्यू को फ्लेयर अप नहीं करें हिंदू मुस्लिम के रूप में, बांग्लादेश भारत के रिश्तों की बात करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। चलिए ठीक है। मेजर जनरल एसके सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर अब भारत की चुनौतियों पर बात कर ली जाए तो, क्योंकि देखिए भारत के इस वक्त भारत के पास, माफ कीजिएगा, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करें, 5 हमारे ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीधा कनेक्ट होते हैं, हमारे बॉर्डर उनसे लगते हैं। तो ऐसे में जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, ऐसा बताया जा रहा है कि 1500 ऐसे बांग्लादेशी थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भारत की चुनौतियों को किस तरीके से देखते हैं, भारत के स्टैंड को किस तरीके से देखते हैं सर? निशा जी, देखिए 3-4 चुनौतियां हैं जो इमीडिएट हैं। एक तो ये है कि जो भारतीय हैं वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर एक चिंता है भारत की, और जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया गया है, वहां के टेम्पल्स को टारगेट किया गया है। ठीक है, कुछ एक वहां के लोग हैं जो सुरक्षा भी कर रहे हैं चीजों की, लेकिन बट टारगेट तो हुआ है। अगर आप देखें राइट फ्रॉम 1947 से जो हिंदुओं की परसेंटेज थी 33% थी, उसके बाद 70 में आकर ये 20% रह जाती है, और आज की तारीख में 7.53% है। यानी कि इतने हिंदू चले कहाँ गए? इनके ऊपर कहीं ना कहीं या तो ये प्लान करके भारत में आए हैं, और या इनके ऊपर को जो है मार दिया गया है, या फिर ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है इनकी सुरक्षा को लेकर सबसे पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है, देखिए जब भी खालिदा जिया की भी सरकार थी, उस वक्त भी वहां पर आईएसआई ने अपना होल्ड लिया था, पाकिस्तान ने अपना होल्ड लिया, टेररिस्ट कैंप थे, वहां से इन्फिल्ट्रेट होते थे अपने राज्यों के अंदर। तो एक दूसरी चुनौती वो भी आएगी आने वाले समय में। हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट का उसमें अधिक रोल नहीं रहेगा, जैसे कि ये करोड़ी जी ने भी समझाया इस चीज को। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो एक चुनौती वो आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं अभी, इन्हीं में से तो सरकार बनेगी ना चुनकर जो आएगी। तो ये सारी एंटी इंडिया वाली है। दूसरी चीज प्रेशर है रोहिंग्याज का। रोहिंग्याज आज तकरीबन 11 से 12 लाख रोहिंग्याज अभी भी बांग्लादेश में है। उनका प्लान वो ना हमारे देश में आए, एक चुनौती उनको रोकने के लिए भी होगी। और साथ में प्रेजेंस ऑफ चाइना और पाकिस्तान, अगर
ये चाइना भी खास तौर पर बेस चाह रहा है कि भाई बांग्लादेश में हमको मिलिट्री बेस मिल जाए या नेवल बेस मिल जाए जहां से वो ऑपरेट कर सके। पाकिस्तान भी यही चाह रहा है। पाकिस्तान की पूरी यही कोशिश रहेगी कि एक और पाकिस्तान यहाँ पे एक्चुअली बन जाए, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत ही मुश्किल वाला वक्त होगा अगर ऐसा होता है। तो ये 4-5 चुनौतियां हैं जो भारत को आने वाले समय में इसको किस तरह, हम नहीं चाहेंगे कि एक अनस्टेबल स्टेट नेबर में हो, क्योंकि ऑलरेडी एक पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है जो कि दुश्मन का काम कर रहा है, और अगर इसमें अगर बीच में यहाँ पर आ गए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी को लेकर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए कैप्टन आशा शिंदे जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मैम, भारत की चुनौतियों पर आप क्या कहेंगी, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैम, अभी आपका एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि हमें भारत को सपोर्ट करना चाहिए कि अंतरिम सरकार का गठन जल्द से जल्द हो जाए ताकि वहां पर डेवलपमेंट के कार्य हो। वही अभी अगर आपने किरोड़ी जी को अगर सुना होगा तो उन्होंने कहा कि अगर इस सरकार का गठन हो भी जाता है तो ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जरा इस सेंटेंस को भी क्लियरिफाई कीजिएगा प्लीज मैम। मैं पहले आपका दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे मिस्टर करोड़ी सिंह जी ने कहा कि इंटरिम सरकार के पास वैसे भी पावर्स ज्यादा नहीं है। जो गवर्नमेंट बनती है फॉर अ लॉन्ग टाइम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा होती है और वो रूलिंग पार्टी को जीत करके आई भी होती है, इसीलिए वो लंबे समय तक अपना एक्सपीरियंस और बाकी सब कुछ दिखा सकती है। लेकिन इंटरिम सरकार केवल 90 दिन के लिए होती है और 90 दिन के बाद परमानेंट इलेक्शंस होने चाहिए जिससे बाकी की सरकार बन सके, उसका रुख करना जरूरी है। इसीलिए इंटरिम सरकार का पीसफुली बनना अहम मुद्दा है हमारे लिए। देन उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान दें, 3 इंटरनेशनल सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। उसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन, जो हम ऑलरेडी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मिस्टर करोड़ी मल ने भी बताया, जनरल सर ने भी बताया कि हम काफी जगह पे कोऑपरेशन कर चुके हैं। इट इज नॉट ओनली इन सोशल एंड इकोनॉमिकल, इवन इन ट्रेनिंग्स, इवन इन मिलिट्री ट्रेनिंग्स। बांग्लादेश अगर आज हमारे देश को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं सकता। उसकी जड़ों में हम बैठे हुए हैं, उसके अहम मुद्दे को हम देख रहे हैं। उनकी जो आज की नई पीढ़ी में है उसका पूरा का पूरा उद्धार हम कर रहे हैं। फौज की ट्रेनिंग, बाकी सारी चीजें, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा भारत अपने हक से कर रहा है। पिछले 25 से 30 सालों में कई चीजें कर चुका है उनके देश के अंदर। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि चुनौतियां जरूर है। इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हमारे पास चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। सबसे पहली चुनौती है पीस कायम करना उस देश के अंदर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और हमारी बॉर्डर के ऊपर हमारी बीएसएफ ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जहां पे हम पूरे जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं कि हम किसी को भी अंदर ना आने दें। इसीलिए हम 15,000 शरणार्थियों को रोक चुके हैं अभी तक। सबसे अहम मुद्दा है हमारा, हमने रोक लगाई है, हमने किसी को अंदर नहीं आने दिया। बट यस, अगर देखा जाए तो म्यांमार है, बाकी चीजें हैं, सब जगह पे हम एक एग्रेसिव तरीके से पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमें तंग करोगे तो हम जरूर जवाब देंगे, लेकिन आप अपने देश का मुद्दा खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इसीलिए हमारा ये अहम विचार रहना चाहिए कि इंटरिम सरकार बन जाए और वो किसी तरह से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करे। चलिए ठीक, बाकी तो हम उनके देश के अंदर की अंदरूनी शक्तियों को और अंदरूनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एज पर इंटरनेशनल सिनेरियो हमारे पास ये हक भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि हम इस सीमा को लांगे और उनके देश में घुसे, जब तक वो देश हमको बोलता नहीं है कि आओ और मेरी मदद करो। तो ये बहुत क्लियर है। बिल्कुल, इंटरिम सरकार टू कम अप विद सॉल्यूशंस एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू गो थ्रू प्रॉपर इलेक्शंस। इसके अंदर आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर जी बैठी हुई है हमारे देश में, उनको भी इस सरकार ने बुलाना चाहिए, इंटरिम सरकार ने, और बोलना चाहिए आप भी आइए और ओपनली इलेक्शन का हिस्सा बनिए। जो सरकार जीतेगी वो सरकार खुले आम अच्छे तरीके से देश का बागडोर संभाले और देश का नेतृत्व करे। आई थिंक ओपनली इट शुड बी अलाउड। जो भी लेकिन मैम ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल, जो बात अभी आपने कही कि बुलाना चाहिए, शेख हसीना को बुलाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है जिस देश की, बांग्लादेश में जिसके हाथ में बागडोर जा रही है, वो कितना जहर भरे है अपने आप में शेख हसीना को लेकर? चलिए ठीक है मैम, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। अगर आप एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर ध्यान दें, शेख हसीना जी को मिलिट्री प्लेन के अंदर बिठा करके उसके देश से अंडर टोटल सिक्योरिटी निकाला गया था, तो कहीं ना कहीं यह पता था कि ऐसा होने वाला है। और शेख हसीना की सेल्फ सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के कानों तक नहीं आया था। तो अगर वो चाहती है तो वापस अपने देश में जाकर इलेक्शन जीत भी सकती है, क्योंकि वो 5 बार सरकार संभाल चुकी है और पिछले 15 सालों से वो सरकार को संभाल रही थी।
उनका भी काफी सारा रूट्स होगा वहां, तो ठीक है उनको अप्रूव किया गया है, लेकिन उनके हाथ में भी अभी भी बहुत कुछ है। ठीक है तो मैम, ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके हाथ में कंट्रोल नहीं। चलिए ठीक है मैम, वापस आपके पास मैं लौटूंगी, थोड़ा टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है मैम, और भी गेस्ट इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। किरोड़ी सिंह जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए मोहम्मद यूनुस की कितनी नफरत शेख हसीना को लेकर है, उनके बयानों से, उनके स्टेटमेंट से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि शेख हसीना के टाइम पर, जब वो प्रधानमंत्री थी, उस टाइम पर हमने गुलामी वाला टाइम बिताया है, और उनके जाने के बाद देश को एक बार फिर से आजादी मिली है। और साथ ही साथ आज तो आभार जताते हुए भी वो नजर आए थे उन लोगों का जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे आंदोलन तो नहीं कहना चाहिए, इसे विद्रोह जरूर कहना चाहिए। वही अगर अब बात कर ली जाए, सवाल ये है मेरा कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, और सर देखिए भारत में उसका रहना, और वही रिश्तों वाली बात आ जाती है, क्या भारत में उनका टिका रहना क्या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है, बिल्कुल उनके आपस में नहीं बनती सर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सी चैनल से पूछा जा रहा है। और देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं करना चाहता है। आशा जी से मैं सहमत हूं कि भारत बांग्लादेश के मामले में भी कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। भारत मान के चलता है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत का हित जुड़ा हुआ है। भारतीय लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, भारत के अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, भारत का इन्वेस्टमेंट है। तो भारत बहुत ही नजदीक से नजर रखे हुए है इवेंट किस तरह का टर्न लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत ये भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी वहां शांति की स्थापना हो और एक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बने। जहां तक आपने यूनुस के लिए कहा, यूनुस आज से पहले भी कह चुके हैं कि मैं उनका आभारी हूं। जब पहला प्रपोजल उनके पास गया, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि मैं स्टूडेंट लीडर्स का और जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मेरे पे ट्रस्ट किया उनके लिए मैं आभारी हूं, क्योंकि वो भी हसीना की जो नीति थी और जिस तरह का एटीट्यूड था उसके विक्टिम थे। क्योंकि हसीना ने जो कुछ आंदोलन का जिस तरह का इनके अगेंस्ट में हुआ उसके भी कारण हैं, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन मुक्त प्रजातंत्र बनाने की कोशिश की, डिसेंट को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की, संस्थाओं को बहुत कमजोर किया। तो उसके अगेंस्ट में एक अक्यूमुलेटेड एंगर का एक्सप्रेशन था। लेकिन भारत अभी भी सरोकार रखे हुए है। इसीलिए आज हमारे विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भी बात की है, जिसमें मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश दो इश्यूज पे काफी लंबी बातचीत हुई है। तो इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि हसीना को भारत शरण नहीं दे। तो भारत ने अभी शरण के लिए नहीं कहा, भारत ने केवल टेम्परेरीली उनको अलाउ किया है कि उनकी जिंदगी को खतरा न हो। लेकिन हसीना कहाँ जाएगी? अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिका का ये कहना है कि उनको वीजा दिया था वो प्रधानमंत्री के रूप में दिया है था, अब वो ऑर्डिनरी सिटीजन है बांग्लादेश की, तो वो वीजा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में अभी दंगे हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम्स बड़े फिगर है, तो ब्रिटेन भी मुझे लगता है रिलक्टेंट है वीजा देने के लिए। अब भारत ने ये कह दिया कि हसीना खुद डिसाइड करेंगी कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन भारत परमानेंट शरण नहीं देगा। बांग्लादेश की अब सरकार डिमांड करेगी कि उनका एक्स्ट्राडिशन किया जाए, उसको बांग्लादेश की सरकार को सौंपा जाए, जिससे वहां उन पे केस चल सके, क्रिमिनल या जो भी बांग्लादेश की सरकार वहां की कानून के हिसाब से जो केस समझे। लेकिन भारत मेरे ख्याल से उस सीमा तक एग्री नहीं होगा कि बांग्लादेश की सरकार को आज की स्थिति में वहां सौंप दे। लेकिन हसीना को कहाँ जाना है, इसके लिए कई अटकलें लगा रखी हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में, यूएई या सऊदी अरब में जा सकती हैं, फिनलैंड जा सकती हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि बेलारूस जा सकती हैं, वहां भी उनके कोई कनेक्शन है। तो कहाँ जाएंगी अभी इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका उनको अपने यहाँ जगह नहीं देंगे। उसका कारण केवल ये नहीं है कि उनको वो पॉलिटिकली विक्टिम नहीं मानते, तो उसके शरण की हकदार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल नियम ऐसे हैं कि आप अगर किसी अपने देश से हिंसा का माहौल है, आपकी जिंदगी को खतरा है, आप राजनीतिक संरक्षण मांगते हैं, तो जिस पहले देश में पहुंचते हैं वहीं मिल सकता है। उसके आगे जाएंगी तो आप ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में जाएंगी।
तो वो भारत आई हुई है। भारत पहले भी 6 साल तक रही हुई है। जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी तो भारत देखिए ये नहीं चाहेगा कि लंबे समय तक यहाँ रखा जाए, लेकिन ये कहाँ जाएंगी ये हसीना को ही डिसाइड करना है। लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुई है कि स्थिति बांग्लादेश में बिगड़े नहीं। बिल्कुल, और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अब बांग्लादेश किस ओर है और किस तरीके से यहाँ पर सरकार चलती है, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम चर्चा खास में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।